वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसे हम क्यों समझ रहे हैं, उस पर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए पहली बात। और दूसरी बात, आपको ये पता होनी चाहिए कि उसकी लिमिटेशन क्या है। तो मैं सबसे पहले वहीं से शुरू कर रहा हूं। पहली चीज मैं जो शुरू कर रहा हूं वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी, पहली चीज क्या कहा मैंने? एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आप थर्मो को पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ रहे हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर हम कहें तो हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉ हैं जो थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे चलते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे, राउट्स लॉ हो गया है, फॉर वोलेटाइल के लिए हो गया, नॉन वोलेटाइल के लिए हो गया। या फिर आप पढ़ते हैं फेज रूल पढ़ते हैं आप, या फिर आप पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं आप, चाहे आप वांट हॉफ रूल पढ़ते हैं। इन सभी में, या फिर इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें, तो इस तरीके के फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि जिनको आप थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे आप उनको समझ पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको राउट्स लॉ समझना है, या आपको फेज रूल समझना है, या थर्मोकेमिस्ट्री आपको समझना है, तो इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक आइडिया होना जरूरी है। तो इसका मतलब हो गया है, हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन है। जब तक आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं मालूम, तब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चीजों को आप नहीं समझ पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे, अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताना है कि क्या कोई रिएक्शन पॉसिबल है, क्या कोई रिएक्शन पॉसिबल है या कोई रिएक्शन नॉट पॉसिबल है, या फिर इसको ऐसे कहिए कि क्या कोई रिएक्शन फिजिबल है या कोई रिएक्शन फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल है, वो कैसे पता चलेगा? वो थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से पता चलेगा। आप डेल्टा जी रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करोगे और गिब्स फ्री एनर्जी के बेस पे आप कहोगे कि भाई ये रिएक्शन पॉसिबल है या ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी आपका नेगेटिव आ रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी आपका पॉजिटिव आ रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी आपका जीरो आ रहा है। उसके बेस पे, उसके आधार पे आप ये कह पाते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है और ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे समझते हैं। या फिर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे पढ़ते हैं। जैसे हो गया है आपके पास लेटिमर डायग्राम को अगर आप समझना चाहते हैं, तो जब तक आपको थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक आइडिया नहीं है, तब तक आप क्या नहीं समझ पाते हो? लेटिमर डायग्राम को नहीं समझ पाते। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है, इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितना रिलेवेंट है, जितना जरूरी है, जितना अहम है, वो इनऑर्गेनिक के लिए भी उतना ही जरूरी है, या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उतना ही जरूरी है। इस तरीके का टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो अब आपको मैंने पहली चीज ये बताया कि थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन क्या है, बढ़िया से इसको लिखेंगे। दूसरा हमको बताना है आपको थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है। एप्लीकेशन को तो आपको पता चली भाई कि थर्मोडायनेमिक्स की ये एप्लीकेशन है। दूसरी आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिमिटेशन किसी भी चीज की क्या होनी चाहिए, आपको लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ थर्मो, आपको थर्मो की लिमिटेशन पता होनी चाहिए। तो पहली चीज जो है
कि थर्मोडायनेमिक्स आपकी बल्क प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? बल्क प्रॉपर्टी के लिए डिस्कस होता है। मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिक की जो भी लॉ है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी बातें हैं, थर्मोडायनेमिक्स जो भी आपको कहेगी वो बल्क पे लागू होगी, एक बड़ी अमाउंट पे लागू होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे लागू नहीं होगी, बल्क पे लागू होगी। बल्क प्रॉपर्टी मतलब लार्जर अमाउंट की प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगी। मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी सरकार है जो गांव के लिए नियम बनाएगी, लेकिन वो उस गांव में रहने वाले इंडिविजुअल आदमियों के लिए नियम नहीं बनाएगा। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप पूछोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या इंडिविजुअल पार्टिकल पे अप्लाई होगा? नहीं। लेकिन क्या थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है, जो नियम है, वो बल्क वाले प्रॉपर्टी पे बहुत सारे पार्टिकल पे अप्लाई होंगे? यस, एग्जैक्टली, वो बहुत सारे पार्टिकल पे अप्लाई होने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बल्क प्रॉपर्टी है। क्या ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है? इंडिविजुअल है ये? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ये थर्मोडायनेमिक्स आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको कुछ नहीं बताएगी। तो ये पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज जो आपको समझना है थर्मोडायनेमिक्स में, लिमिटेशन थर्मोडायनेमिक्स, एक तो ये बल्क प्रॉपर्टी है, और दूसरी चीज जो है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मतलब देखिए, मतलब क्या है, कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये थर्मोडायनेमिक्स बताए। लेकिन क्या कोई रिएक्शन कितनी तेजी के साथ होगी या कितने स्लो के साथ होगी, इस बारे में थर्मोडायनेमिक्स आपको कुछ नहीं बताने वाला। थर्मोडायनेमिक्स कहेगा कि इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप काइनेटिक्स के पास जाइए, काइनेटिक्स से पूछिए कि ये रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी। थर्मोडायनेमिक्स तो सिर्फ आपको इतना सा ही बता पाएगा क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये लिमिटेशन हो गई है, थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन हो गई है। अब आज का जो जरूरी टॉपिक है और जो हमारा आज का इंट्रोडक्टिव पार्ट है इस वीडियो का, उस वीडियो का इंट्रोडक्टिव पार्ट पे आते हैं। हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ। जैसे आपको नाम ही से समझ आ रहा है, नाम ही सब कुछ बता देता है। दो चीजों से बनकर बना हुआ है थर्मो और दूसरा हो गया है डायनेमिक्स। तो बहुत सारी चीजें आपके नाम से क्लियर हो जाती है। ठीक है जी। तो थर्मो का मतलब होता है बेसिकली थर्मो हीट के लिए यूज होता है, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो कोई भी चीज जब मोशन में हो तो तब उसकी स्टडी हम करेंगे। तो उस तरीके का जब मैं चल रहा हूं, मैं किस तरीके से चल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, इसकी स्टडी मेरी डायनेमिक्स कहलाती है। तो और बेसिकली हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म हो। तो जब एनर्जी मोशन में होगी तो वो उसकी स्टडी जब आप कर रहे होंगे तो ऐसी ब्रांच, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें आप एनर्जी के मोशन की स्टडी कर रहे होंगे, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी की एक फॉर्म है और यहाँ पे एनर्जी की दूसरी, ये एनर्जी की दोनों फॉर्म है। ये यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है। तो ये एनर्जी जब मोशन में है उस समय जब आप इसकी स्टडी कर रहे हैं तब इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो नाम के आधार पे हम ये कह सकते हैं थर्मो एनर्जी होता है, डायनेमिक्स मोशन होता है। जब एनर्जी इन मोशन होती है तब आप उसकी स्टडी करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन, साइंटिफिक टर्म में अगर आपको बात करनी होगी तो आप इसको कैसे समझेंगे? इन साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक वे में आप कैसे कहेंगे? Thermodynamics is study of transformation of energy, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसको ऐसा कहे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी,
एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म के बारे में, जो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टडी जिस बारे में आप पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलना। अब यहाँ पे दो शब्द है, ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी, तो आपको इन दोनों शब्दों पे फोकस करना है। देखो जी, शब्दों का खेल है जी। अगर आपको शब्द समझ में आ रहे हैं, आपको पता है कौन सा शब्द कब बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, तो आप बहुत कुछ बोलना सीख गए हैं जिंदगी में। तो ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखो जी, बहुत बड़ा अंतर है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफर में। ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर है। ट्रांसफर का क्या मतलब है? आपने एक चीज को उठाया, आप उस चीज को दूसरी चीज जगह पे ले गए, लेकिन उसके शेप में, उसकी प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं आया, ये ट्रांसफर है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आपने किसी एक चीज को यहां उठाया, आपने दूसरी जगह पे ले गए, लेकिन यहां पहली जगह पे उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो शेप थी, और दूसरी जगह पे उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो शेप है, उसमें अगर अंतर आ रहा हो, तो उस तरीका अगर अंतर है तो वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब फिर समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण से, कि मैं श्रीनगर गया, मैंने श्रीनगर से 5 किलो चावल उठाए, खरीदे मैंने, और मैं उसको अपनी लैब लेके गया, चौरास में लेके गया, और मैंने कहा कि भाई कि अब मैंने 5 किलो चावल खरीदे और मैं चौरास लेके गया, तो क्या श्रीनगर में जैसे चावल थे, क्या अभी भी चौरास में वैसे ही वो चावल है? हाँ, वो चावल अभी भी ऐसे ही है। क्या 5 किलो चावल जो श्रीनगर में थे, तो क्या वो चौरास में जाने के बाद भी 5 किलो है? हाँ, तब भी वो 5 किलो है। तो इस तरीके का जो चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी नहीं बदली है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वो क्या है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन आपने क्या किया? आपने श्रीनगर से 5 किलो चावल खरीदे और आप चौरास गए और आपने उनके चावल बनाए। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या जो श्रीनगर में आपके जो चावल थे और चौरास में आपके जो चावल है, जिनके आपने भात बना दिया है, क्या वो सेम है? तो मैं कहूंगा नहीं। तो ये क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली गई है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मान लीजिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी, मान लीजिए आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, आपने उस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदल दिया है। अब क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी अलग चीज है और पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है, लेकिन दोनों क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी एक फॉर्म से ट्रांसफर नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल गई है। या फिर आपने कहा, आपने विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, विंड एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया है। या फिर आपने मैकेनिकल एनर्जी को आपने पोटेंशियल एनर्जी, किसी में भी बदल दीजिए। तो इस तरीके से एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। और एनर्जी, आपको पता है एनर्जी क्या होती है? बेसिकली एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग, काम करने की जो क्षमता है, ताकत है, वो है आपकी क्या है? वो क्या है? एनर्जी है। तो इतनी सी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो आप बहुत कुछ समझ गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा प्रैक्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा बेसिक, थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा लाइफ को इंटरेक्ट करने वाला टॉपिक आपको शायद ही देखने को मिलेगा। मजेदार टॉपिक है। आज तो बस हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब दूसरी चीज जो आपको समझना है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको जो समझना है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे होगी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने चावल थे, मेरे पास चावल थे और उन चावल से मैंने क्या बनाया?
भात बना दिया, चावल मतलब ये बाजार से चावल खरीदे और आपने चावल बनाए, तो चावल से आपने ये बनाया, तो इसमें आपने कुछ चीजों को इंटरेक्ट तो करवाया होगा, कोई प्रोसेस तो होगी, कोई मेथड तो होगा ही आपका चावल बनाने का, कोई इंटरेक्शन तो होगा ही, आपका इंटरेक्शन तो हुआ ही होगा। इंटरेक्शन मतलब मिलना जुलना, किसी चीज आपने किसी भाई आपको चावल बनाना है, आपने क्या किया, आपने प्रेशर लिया, उस प्रेशर में आपने चावल डाले, उस प्रेशर में आपने दाल डाला और आपने गैस जलाई, तो आपने क्या किया है, बहुत सारी चीजों को इंटरेक्ट करवाया है, एक जगह पे लाया है, तब जाके आपके चावल बने हैं, तब जाके आपके चावल बने। तो इस तरीके के जो इंटरेक्शन है, उन इंटरेक्शन के बारे में हम देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंटरेक्शन से। और इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन दो चीजों के बीच होता है। पहला होता है हमारे पास, हमको जो समझना है, सिस्टम, और दूसरा होता है आपका सराउंडिंग। सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है? सराउंडिंग होता है। सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जैसे इस बोर्ड में देखिए, इस डब्बे के भीतर जहां मैंने सिस्टम लिखा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है ये सिस्टम है। मतलब देखिए अभी फिलहाल हमारे लिए ये बोर्ड, क्योंकि हम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो ये बोर्ड एक सिस्टम का काम कर रहे हैं, और इस बोर्ड से जो बाहर जो भी है वो मेरा क्या है? सराउंडिंग है। या फिर ऐसा कह लीजिए कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी आप कर रहे हो, जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, वो आपका सिस्टम है, और उसके अलावा जो भी हो वो क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में मैंने आपको अंतर बताया, सिस्टम क्या हुआ और सराउंडिंग क्या हुआ। मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स का वो सिस्टम यूनिवर्स का ऐसा हिस्सा जिसकी आप थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हो, और सराउंडिंग ऐसा कि सिस्टम के अलावा जो भी हो वो क्या हो? सराउंडिंग हो। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स मिलते हैं। जब सिस्टम और सराउंडिंग मिलते हैं तब क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो बहुत ही बढ़िया है, हम आगे चल सकते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग। नाउ नेक्स्ट चीज जो है आपके पास कि कितने तरीके के आपके पास सिस्टम हो सकते हैं। हमारे पास बेसिकली टाइप ऑफ सिस्टम पे आते हैं। किस पे आते हैं? टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। कितने तरीके के दाजू? तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। सिस्टम के बीच में किसका एक्सचेंज होता है? सबसे पहले हो गया तीन तरीके के सिस्टम कौन कौन से हैं, अभी इनके एग्जांपल भी हम आपको देंगे। सबसे पहला हो गया ओपन सिस्टम। क्या हो गया? ओपन सिस्टम। दूसरा हो गया है मेरा क्लोज सिस्टम, और तीसरा हो गया है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? ओपन देखिए दो चीजों का एक्सचेंज होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच दो चीजों का आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा। किस चीज का लेन देन होगा? दो चीजें कौन कौन सी होंगी? एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन होगा। मैटर का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। एनर्जी और मैटर बदलती रहेगा। मान लीजिए ये चाय का गिलास है और इस चाय के गिलास पे मैं चाय पी रहा हूं, तो देखिए अगर इसमें गर्म चाय है तो देखिए स्टील का गिलास है, ये ओबियस सी बात होगा कि ये क्या होगा? गर्म होगा। इससे हीट बाहर निकलेगी। अगर गर्म चाय है तो गिलास भी ओबियस सी बात है गर्म होगा। अब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि इसके भीतर, इसके अंदर चाय है तो यहाँ सिस्टम है और बाहर क्या है? सराउंडिंग है। तो मतलब क्या हो गया है कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ क्या हो रही है? एनर्जी का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है। सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है। ये इंटरेक्शन है। ये हो गया। या फिर इसमें से आपका भाप उड़ रहा है, मैटर, क्योंकि भाप पे मास तो हो गई, मैटर जा रहा है आपका। तो इस तरीके के जो सिस्टम है जिनमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो, उन सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम वो सिस्टम हो जिन सिस्टमों में एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज हो। और इसका उदाहरण क्या है? चाय का गिलास। क्या है? चाय का गिलास। और क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम है जिनमें एनर्जी का तो इंटरेक्शन होगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। एनर्जी तो होगी लेकिन मैटर नहीं होगा। और तीसरे किस्म का जो सिस्टम है उसमें नहीं एनर्जी का और नहीं मैटर का एक्सचेंज होगा। उसको, उस तरीके के जो सिस्टम होंगे उनको हम क्या कहेंगे?
आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो इस तरीके से हम थर्मोडायनेमिक्स का हमने कहा टाइप ऑफ सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि इट वाज इंटरेक्टिंग सेशन, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों तक भी भेजिए, और मजेदार बनाने के लिए अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उनके बारे में बताइए। तब तक थैंक यू।